महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे एक तरीके से चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में इस तरीके का जनादेश किसी पार्टी को नहीं दिया गया था, लेकिन बीजेपी यानी महायुति को, एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस बहुमत के साथ साथ सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव पूरी तरीके से इसमें धांधली की गई है और इसीलिए उन्होंने दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की मांग की है और इस बार बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं, यह भी उन्होंने कहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव आयोग ने हेराफेरी की है? अब इस बात के सबूत क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, वो तो वक्त बताएगा या फिर संजय राउत बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नतीजे बता देता हूं। इस वक्त के अभी ताजा नतीजे हैं, 228 सीटें एनडीए यानी महायुति के पक्ष में है, 52 सीटें वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, 8 सीटें अन्य के पक्ष में है। पिछली बार से 15 जो है वो कम आई है, यानी पिछली बार 23 अन्य के पास में थी, इस बार 8 ही आई है। वहीं अगर पार्टी वाइज अगर बात करें तो बीजेपी की 131 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे उनकी 55 सीटें आई हैं और एनसीपी अजीत पवार 40 सीट उनके पास में है, अन्य के पास में 2 सीटें हैं। तो यानी कुल मिलाकर के एनडीए के पास में 228 सीटें हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 सीटें उनके खाते में आई हैं, महज 11 सीट एनसीपी के खाते में आई हैं, 18 सीट कांग्रेस के खाते में आई हैं और 3 सीट अन्य के खाते में आई है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो असली पार्टियां थी और जिनके असली नेता थे वो किनारे खड़े रह गए और जो लोग कल के लोग थे या बाद में आए हुए लोग थे, वो लोग जो हैं वो पार्टी भी लेकर के चले गए और अब 3 गुना सीटें भी ज्यादा उनको मिल गई। जबकि इसी साल जून में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार को महज 1 सीट मिली थी और अब अजीत पवार जो खुद अपनी सीट हार गए थे, 40 सीट उनको मिल गई। जरा एक बार दोनों आंकड़े एक साथ में देख लीजिए आप। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास में है उनको 20 सीट मिली महज, लेकिन जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास में है उसको 55 सीट मिल गई, यानी तकरीबन 3 गुना ज्यादा सीटें। उसके बाद में अजीत पवार, एनसीपी की अजीत पवार वो 40 सीट लेकर के आ जाती है, जबकि अजीत पवार एनसीपी जो शरद पवार के पास में है वो 11 सीट पर ही सिमट गई, यानी करीब करीब 4 गुना कम सीटें शरद पवार को मिली। अब यहीं पर सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं और संजय राउत इसी बात को कह रहे हैं कि जो कल की पार्टियां थी, मतलब जो पार्टी तोड़ करके लेके गए, जो गद्दारी करके गए, उनको जो है वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा वोट कैसे मिला, उनको उतनी सीट कैसे फिर से आ गई जितनी सीट वो जीत करके आए थे। जिन्होंने चैलेंज किया था, मान लीजिए कि जो एकनाथ शिंदे थे वो पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो कहा था कि मैं दोबारा इतनी ही सीट जीत करके आऊंगा, तो कैसे वो दोबारा उतनी ही सीट सारे के सारे उनके विधायक जीत करके आ गए। इस बात को वो जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि ये अपने आप में चुनाव जो है वो हेराफेरी इसमें की गई है, गड़बड़ी की गई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये फैसला जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लादे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है। ये हो ही नहीं सकता कि लाड़की बहना योजना को लेकर के किए गए सवाल को लेकर के उन्होंने कहा कि यहां लाडले भाई हैं, लाडले नाना हैं, लाडले दादा हैं, सब कुछ लाडले हैं। हमको मालूम है यहां क्या है, जो निर्णय आया है वह जनता का नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा के 2 चुनाव 2014 और 2019 में मोदी शाह ने यही किया था। विपक्ष के नेता कांग्रेस को नहीं मिले, इस बार वही रणनीति उन्होंने
महाराष्ट्र में अपनाई है, विधानसभा चुनाव में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, ये बीजेपी की रणनीति है। मतलब ये कमाल की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य, जिस राज्य में अभी जब चुनाव हुए जून के अंदर 48 सीटों में से बीजेपी और उसका गठबंधन सब मिलाकर के महज 18 पर सिमट गए और 30 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन की आई। और वही इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन आज नेता विपक्ष का दर्जा भी नहीं पा सकता, इस हालत में इस कैटेगरी में पहुंच गया। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन आज तक का महाराष्ट्र का रहा है, उसको महज 18 सीट मिली है। मतलब 10 साल पहले कांग्रेस ने 15 साल की सरकार चलाई और महज 18 सीटों पर जो है वो कांग्रेस सिमट गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गए। शरद पवार चाणक्य और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, वो शरद पवार महज 11 सीटों पर सिमट गए। तो ये अपने आप में सवाल जो खड़े करता है। संजय राउत वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक अरेस्ट वारंट निकला, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें भाजपा की पोल खुल गई। उस पर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक करप्ट कारस्तानी है, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। महाराष्ट्र गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है। हमने विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। इस प्रकार के नतीजे राज्य पर लादे गए हैं। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई उनकी बात में कोई दम है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी हार से बचने के लिए उन्होंने इस बात को कहा है? अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा है, या वाकई उनकी बात में दम है? जिस तरीके से संजय राउत ने यहां पर अपनी बात कही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव अडानी को शिफ्ट करने के लिए किया गया है।
और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी चाल है। जैसे मोदी ने कांग्रेस के साथ में 2019 में 2014 में किया कि आप लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं पा पाएंगे, उसी प्रकार से वही चाल, वही रणनीति यहां पर अपनाई गई है महाराष्ट्र के अंदर कि महाराष्ट्र में एक छत्र बीजेपी का राज हो जाए, विपक्ष का नेता भी नहीं रहेगा, तो फिर महाराष्ट्र में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और सीधे सीधे पूरा राज्य उठा करके अडानी को दे दिया जाए। अडानी धारावी को ले लेंगे, अडानी मुंबई को ले लेंगे और अडानी जो चाहेंगे वो करेंगे। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग पर पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तरफ से कई बार उन्होंने सफाई दी, शिकायतें बहुत बार आई। कई सारी शिकायतें ऐसी हैं जो लगातार आ रही है और अब महाराष्ट्र के बाद में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े हैं। क्या वाकई महाराष्ट्र का जो जनादेश आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है? यही जनादेश लोगों ने दिया था? ऐसा क्या बदल गया कि जून के अंदर 6 महीने में जब नतीजे आए थे तो वहां पर बीजेपी की हालत इतनी खराब थी कि बीजेपी दहाई के आंकड़े में नहीं आ पाई। मोदी अपने नाम पर दहाई के आंकड़े में सीटें नहीं ला पाते हैं और दूसरी तरफ 5 महीने बाद, सिर्फ 5 महीने बाद नतीजे ऐसे निकल करके सामने आए कि बीजेपी एक तरफा बहुमत अपने दम पर कहें उसने ले लिया। तो सवाल यही है, अब लोगों के मन में यह चीज हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।